अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में एंड किया था। सेकंड हमारा है पोस्ट बकलिंग बेंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इफ बेंडिंग स्ट्रेन इंक्रीजेस आफ्टर एफसीआर, आपके पास जो क्रिटिकल स्ट्रेस है उसके बाद कहते हैं अगर आपके पास स्ट्रेन इंक्रीज होता है, द अपर एज ऑफ पैनल शॉर्टन्स एंड बॉटम एज लेंथन्स। ठीक है, तो कहते हैं सिंपली सपोर्टेड केस में आपके पास क्या होता है कि ऊपर कंप्रेशन होती है, तो इसकी वजह से वो पैनल क्या होता है, ऊपर वाली फ्लेंज आपके पास शॉर्ट होती है या न्यूट्रल एक्सिस ऊपर वाला हिस्सा शॉर्टन होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है तो वो क्या होता है, वो इंक्रीज होती है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। इफ वेब वर टू रिमेन फ्लैट देयर विल बी इंक्रीज इन स्ट्रेस। अब कहते हैं अगर तो वेब ने फ्लैट रहना है, ठीक है, तो फिर तो आपके पास कहते हैं कि उसमें स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज द वेब हैज बकल्ड, द इंक्रीज इन स्ट्रेस इज नॉन लीनियर। अब कहते हैं जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में देखा कि आपकी जो वेब है वो बकल हो चुकी है, ठीक है, तो कहते हैं कि आपके पास जो स्ट्रेस में जो इंक्रीमेंट होगा इस वजह से जो स्ट्रेस में इंक्रीमेंट होगा वो नॉन लीनियर होगा, क्योंकि आपकी वेब क्या है, बकल्ड है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल प्लेन होती, इरेक्ट होती, तो आपके पास जो स्ट्रेस जो होता तो वो लीनियर होता। ठीक है, एज वेरिएशन इन पोस्ट बकल्ड स्टेट इज नॉट नोन, सिंप्लीफाई assumptions आर मेड। ठीक हो गया, क्या मतलब हुआ इस चीज का कि हमें जो स्ट्रेस की वेरिएशन है पोस्ट बकल्ड स्टेट में नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता कि बकलिंग में वेब की बात हो रही है। ठीक है, आप प्लीज यहाँ पे जितनी भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की उसको अपने जहन में रखें, ये ना हो कि आप यहाँ पे इसको कॉलम समझ रहे हो या कुछ और। वैसे है तो आपके पास ये वेब जो है तो वो दो फ्लेंजेस के दरमियान एक कॉलम ही है। ठीक है, और उसमें कहता है कि आपके पास बकलिंग आएगी और आपको वेरिएशन का नहीं पता, तो कहता है कि आप सिंपल अजम्पशंस हम करते हैं ताकि उसको हम कुछ क्वांटिफाई कर सकें। ठीक है, कोई एक क्वांटिटी हमारे पास आ सके, कोई वैल्यू आ सके। नॉन लीनियर कंप्रेशन इज रिप्लेस्ड। अब कहते हैं जो कि आपके पास ओरिजिनली तो आपने कहा है कि कंप्रेशन नॉन लीनियर होगी, ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं विद लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिंग ऑन इफेक्टिव डेप्थ बीई। ठीक है, तो आप कहते हैं कि उस नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में अज्यूम करते हैं। ठीक है, और आप एक इफेक्टिव डेप्थ बीई के ऊपर उसको अज्यूम करते हैं कि आपके पास कंप्रेशन एक्ट कर रही है। सही हो गया, इसको आगे देखते हैं, आप इसको और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये है आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे मूवमेंट कैपेसिटी, यानी कि मूवमेंट इन बीम डिवाइडेड बाय इट्स यील्डिंग मूवमेंट। ठीक है, अगर यील्डिंग मूवमेंट आपने रखी हुई है कि 60 इसकी यील्डिंग मूवमेंट है और इसने 60 पहुंचना चाहिए, और अगर वो 60 पहुंच रहा है, ठीक है, तो 60/61 तो आपके पास ये है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, हाइट टू थिकनेस रेशियो ऑफ द वेब। सही है, कि आपके पास वेब की जो हाइट है वो कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये देखें, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंट ए गिव्स द पॉइंट दैट इनेबल्स अ गर्डर टू रीच इट्स फुल यील्ड मोमेंट। ठीक है, विच इज दिस। कहते हैं ये लाइन आपके पास फुल यील्ड मूवमेंट है। अब कहते हैं कि यहां तक ए पॉइंट तक कहते हैं कि आपके पास देखें, यहां पे आपके पास h/t जीरो है। क्या मतलब हुआ कि हाइट आपकी जीरो है गर्डर की। अब आपने गर्डर की हाइट आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा की और थिकनेस आपने कांस्टेंट रखी हुई है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि आपके पास थिकनेस है लेट सपोज 1 मिलीमीटर, आसानी की खातिर, ठीक है, और हाइट आप उसकी इंक्रीज कर रहे हैं गर्डर की वेब की 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तब तक आपके पास देखिए कैपेसिटी सेम है। आप जहन में रखें कि आपके पास एक प्लेट है, उसकी थिकनेस सेम है और आप उसकी हाइट को ज्यादा करते जा रहे हैं। ठीक है, 100 150 कहते हैं 154 तक कहता है कि आपके पास आप ले गए, ठीक है, उसकी हाइट को इतना आपने इंक्रीज कर दिया, फिर भी कहता है आपके पास वो गर्डर जो अपनी फुल कैपेसिटी देगा पॉइंट ए तक। ठीक है, अब कहते हैं अगर आपने उसी गर्डर में स्टिफनर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, आपको याद है हमने कहा था कि ऊपर से हम कितने डेप्थ पे लगाते हैं, h/5। मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि अगर 5 फुट उसकी डेप्थ है तो आप ऊपर से कंप्रेशन साइड से 1 फुट की डेप्थ पे आप लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड कर दें। तो कहते हैं अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड कर दिया तो फिर तो कहते हैं आप उसकी हाइट टू थिकनेस रेशियो को, वो जो 154 के ऊपर आपके पास आ रही थी, अगर आप 155 करते तो आपके पास स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती। ठीक है, कहते अब आप उसके डबल चले जाएं, 315 पे चले जाएं, वाह जी वाह,
315 पे आप वेब को थिक पतला कर दें, ठीक है, तब तक आप कहते हैं पॉइंट बी तक आप उसको वो फुल आप उसकी यील्ड मूवमेंट जो है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। अब ए से बी तक जाने के लिए आपके पास और भी कई रास्ते हैं। ये देखिए, पहली ग्रीन लाइन, ये दूसरी ग्रीन लाइन, ये तीसरी ग्रीन लाइन, ये चौथी ग्रीन लाइन, आपको नजर आ रही है 4 ग्रीन लाइंस। चारों देखिए ये इस बी लाइन को काट रही हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ, कहते हैं कि पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ को अगर हम कंसिडर करें वेब की, कि बकल हो गया और उसके बाद उसमें कुछ स्ट्रेंथ है, द पॉइंट वेयर रिडक्शन इन वेब इफेक्टिवनेस बिगिंस इज टेकन टू बी 980 डिवाइड बाय अंडर रूट एफ वाई एंड दैट इज इक्वल टू 170। तो कहते हैं कि ये 154 है, 154 से कहते इधर आए जो तकरीबन 170 पे अगर आप बकलिंग का वो कंसिडर करें वेब में, तो कहते हैं फिर आपके पास इसमें यहां से क्या इफेक्टिवनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ की, ठीक है। आगे इसको देख लेते हैं मजीद कि क्या कहता है। कहते हैं ये इक्वेशन है जो कि कनेक्ट करता है रिवाइज्ड पॉइंट ए विद पॉइंट्स कोरिस्पॉन्डिंग टू h बाई टी इज इक्वल टू 360। ये देखें, ये आपके पास h बाई टी यहाँ पे कितनी है 360। इस लाइन को कहता है कि ये कनेक्ट करता है पॉइंट ए के साथ। देखो ये लाइन इधर से कनेक्ट कर रही है, ये लाइन इस तरह कनेक्ट कर रही है, ये लाइन दो लीनियर्स हैं, ठीक है। m बाई एम वाई, देखो ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे है ना, m बाई एम वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0005 एरिया ऑफ वेब डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फ्लेंज इनटू हाइट बाई थिकनेस ऑफ यानी सिलेंडरनेस ऑफ द वेब माइनस 980 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ वाई, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है जो कि डिवाइस पॉइंट ए के साथ आपके कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। LRFD क्या कहता है कि नॉमिनल मूवमेंट इज इक्वल टू एस एक्स टी, सेक्शन मॉड्यूलस आपके पास आरपीजी, ये वो आरपीजी नहीं है वो जो फायर करते हैं, ठीक है, आर ई एंड एफ वाई एफ। अभी मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि हम साथ साथ पढ़ेंगे, जाहिर बात है अभी आपका डिजाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं आगे, ठीक है। आरपीजी क्या चीज है, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0005, याद है इससे मिलती जुलती इक्वेशन ये हमने यहाँ पे पढ़ी है। ये देखें m डिवाइडेड बाई एम वाई नजर आ रहा है आपको ये, और यहाँ पे देखें उसको आरपीजी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखें बाकी वो ये आई डब्ल्यू डिवाइड बाई ए एफ एच बाई टी, ये देखें एफ क्रिटिकल यहाँ पे आ गया एफ वाई की जगह, और 980 की जगह 970 आ गया, सही है। तो ये वो चीज़ है जो आपको कह रहे हैं कंप्रेशन फ्लेंज वर्टिकल बकलिंग। ये आपके पास सीधा स्ट्रेट आपके पास बीम थी, जब ये बेंट होगी तो ये आपके पास ये देखें वर्टिकली बकल हो गई है, एक साइड नीचे चली गई है, एक साइड ऊपर चली गई है, ये कंप्रेशन साइड है, ठीक है। टेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता, टेंशन में बकलिंग आपके पास नहीं होती, उसमें स्ट्रेटनिंग होती है, इलोंगेशन होती है उसमें। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया कंप्रेशन फ्लेंज बकलिंग को हम अब एड्रेस कर रहे हैं। तो कहते हैं कंप्रेशन फ्लेंज वर्टिकल बकलिंग क्या चीज है, इफ प्लेट गर्डर वेब इज टू सिलेंडर, अगर तो आपके पास वेब बहुत सिलेंडर, जैसे अभी हमने पीछे सारी सिलेंडरनेस ही पड़ी है वेब की, ठीक है। The compression flange may buckle in vertical plane at stress less than yield stress। तो कहते हैं कि आपके पास अगर तो कहते हैं प्लेट गर्डर की वेब बहुत सिलेंडर है यानी बहुत पतला है, तो आपके पास जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो बकल होगा वर्टिकल प्लेन में वर्टिकली, और किस स्ट्रेस पे होगा, यील्ड स्ट्रेस से बहुत कम स्ट्रेस पे होगा, ठीक है। द कंप्रेशन फ्लेंज इज अ बीम कॉलम कंटिन्यूअस और वर्टिकल स्टिफनर एज सपोर्ट्स। कंप्रेशन फ्लेंज क्या चीज है, कहते हैं कि ये बीम कॉलम कंटिन्यूअस ओवर वर्टिकल स्टिफनेस एज सपोर्ट, यानी कि आपके पास जो वर्टिकल स्टिफनर होते हैं ना, जो कि आप अलोंग द लेंथ प्रोवाइड करते हो, वर्टिकल स्टिफनर देखे थे ना, वर्टिकल स्टिफनर आपका देखिए कंप्रेशन फ्लेंज के साथ आप उसको वेल्ड करते हो, तो कहते हैं कि ये क्या है, वर्टिकल स्टिफनर के ऊपर कहते हैं ये वर्टिकल स्टिफनर के लिए भी एज अ सपोर्ट एक्ट करती है आपकी कंप्रेशन फ्लेंज, ठीक है। इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्टिफनर स्पेसिंग, कहते हैं आपके पास जो वर्टिकल स्टिफनर है या ट्रांसवर्स स्टिफनर है उसकी स्पेसिंग पे डिपेंड करता है, एंड रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दिस फ्लेंज एंड दी वेब, और कंप्रेशन फ्लेंज की और वेब की जो रिलेटिव स्टिफनेस है उस पर डिपेंड करता है। और इसमें जो कहता है कि क्रिटिकल स्ट्रेस है वो क्या है, के पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई 12 इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू बी बाई टी होल स्क्वायर, सही है।
नई नई आपके पास टर्म्स आ रही हैं, ये इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप अभी से परेशान मत हो। Where slenderness of webs with vertical stiffener is taken conservatively, what कहते हैं कि h by t, अगर आपके पास a by h is less than or equal to 1 है तो आपके पास 2500 डिवाइड बाई अंडर रूट एफ वाई है, और अगर आपके पास a by h is less than or equal to 1.5 है तो आपके पास 2000 डिवाइड बाई एफ वाई है, ठीक है। एंड AISC ASD LRFD limits the h by t by the given equation with area of web to area of flange is equal to 0.5, यानी कि वेब का जो एरिया है वो फ्लेंज के एरिया के हाफ अगर हो तो आपके पास ये लिमिटिंग इक्वेशन है जिसमें आपके पास h by t इस इक्वेशन से आएगी। अगला है आपके पास shear buckling of beam webs, ठीक है, कि आपके पास shear buckling हो webs की। Shear buckling is seldom a determining factor in design of rolled section, but plate girders have much larger slenderness, so it must be considered। कहते हैं कि आपके पास जो रोल्ड सेक्शन है उसमें तो आप कहते हैं कि शाज़ो नादिर ही इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शेयर बकलिंग को, लेकिन चूंकि प्लेट गटर में आपके पास सिलेंडरनेस बहुत हाई होती है, आपके पास बहुत थिन सेक्शन होता है और हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें शेयर बकलिंग को आपने ज़रूर कंसिडर करना है, ठीक है। Transverse stiffeners are used to increase the buckling strength by increasing factor K through a reduction in aspect ratio A by H, ठीक है। कहते हैं कि आपके जो ट्रांसवर्स स्टिफनर्स हैं, ये देखें, ये पहले भी मैंने आपको समझाई है ट्रांसवर्स स्टिफनर, ठीक है, और ये देखें ट्रांसवर्स स्टिफनर फॉर एग्जांपल ये आपके पास फ्लेंज है, ये आपके पास वेब है और ये आपके पास टेंशन फ्लेंज है। तो कहते हैं कि देखें आप इनके फ्लेंज के एक वेब के एक तरफ भी आप ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे और दूसरी तरफ भी, आप दोनों तरफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक तरफ भी, और आपने पीछे ये भी देखा था कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, याद है आपको। तो ये मुख्तलिफ तरतीबें हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो कहते हैं कि ट्रांसवर्स स्टिफनर जो है तो वो आपकी बकलिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं वेब की, ठीक है। फैक्टर के थ्रू अ रिडक्शन इन एस्पेक्ट रेशियो, आपके जो एस्पेक्ट रेशियो है, जाहिर बात है, देखें पहले आपके पास अगर मैं मिसाल दूं आपको कि ये दो मेरे पास स्टिफनर्स नहीं है, ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्स स्टिफनर और ये वाला ट्रांसवर्स स्टिफनर नहीं है, तो आपके पास देखिए हाइट तो सेम है ना, आपके उसकी क्या कहते हैं अपना वेब की हाइट सेम है, लेकिन उसका जो ए है या लेंथ है वो देखिए यहां से लेकर यहां तक है, ठीक हो गया। अब आपने ये दो जब दे दिए तो देखें वो लेंथ या ए जो है उसको आपने 1/3 कर दिया है, ठीक है, 33% कर दिया है, 0.3 टाइम्स कर दिया, तो इसीलिए कहते हैं कि आपने एस्पेक्ट रेशियो ए को आपने 3 टाइम्स कम कर दिया है, एच आपके पास कांस्टेंट है, तो इसीलिए आपके पास के फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, सही हो गया। फिर आता है ट्रांसवर्स स्टिफनर, मजीद हम उसको पढ़ते हैं, अब पीछे भी हमने इसको पढ़ा था। ट्रांसवर्स स्टिफनर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अलाउइंग द फुल अल्टीमेट लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेट गर्डर टू बी अचीव्ड, ठीक है, कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है कि आपके पास अल्टीमेट लोड रेजिस्टेंस अचीव हो जाए प्लेट गर्डर का। इन द फर्स्ट प्लेस इनिशियली कहता है दे इंक्रीज द बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वेब, ये वेब के बकलिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, याद है हमने पीछे बकलिंग रेजिस्टेंस में पढ़ा था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा पिछली वीडियो में। सेकेंडली दे मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन इफेक्टिव आफ्टर द वेब बकल्स, अब कहते हैं अगर वेब बकल हो गई है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इनका क्या है, इफेक्टिव होना चाहिए इनको, टू प्रोवाइड एंकरेज फॉर द टेंशन फील्ड, तो टेंशन फील्ड के लिए इस एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए इसका इफेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। Finally, they must prevent any tendency for the flanges to move towards one another, ठीक है। और अगली चीज ये कहते हैं अगर आपकी वेब बकल हो गई है तो जाहिर बात है कि फ्लेंजेस क्या करेंगी, वेब बकल हुई है इसका मतलब उसकी लेंथ कम हो जाएगी, जो एच फैक्टर है आपका वो कम हो जाएगा, तो फ्लेंजेस करीब आने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके पास ये जो आपके पास वो होंगे ट्रांसवर्स स्टिफनर्स थी उनको करीब आने से रोकेंगे, ताकि आपके पास फ्लक्चर में जो मूवमेंट आर्म है वो सेम रहे और आपकी कैपेसिटी रिड्यूस ना हो, ठीक है, वरना तो टोटल कोलैप्स हो जाएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है सॉरी ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। The satisfactory performance of a transverse stiffener can best be illustrated by comparing the girders shown after testing, ये girders हैं जिसको टेस्ट किया गया है, ये देखें
ये आपके पास एक गर्डर है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में आपने ट्रांसफर स्टिफनर लगाया, इस साइड को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और ये जो आपने सेंटर में लगाया था इसको मजीद हाफ करके आपने स्टिफनर इधर लगा दिया, ठीक है। तो अगर ये आपके पास लेंथ है L/2, तो ये वाली लेंथ है L/4 और ये वाली लेंथ है L/4। ये मैं लेंथ इधर से इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। H तो आपके पास देखिए सब जगह पे सेम है। तो क्या हुआ, यहाँ पे A/H आपके पास ज्यादा है, और यहाँ पे उसका आधा है A/H। तो कहते हैं कि देखिए आपके पास किस तरीके से इस जगह पे आपके वेब में बकलिंग हुई है, नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस फिगर से आपके सारी की सारी वो इस टॉपिक से रिलेटेड वो हट जानी चाहिए कि वेब बकलिंग क्या चीज़ होती है और किस तरीके से उसमें जो है तो आपके पास चेंजेस आती हैं या वो करीब आने चाहती हैं। ये देखें, ये आपके पास एक और पिक्चर है, इसमें भी वो आपको शो कर रहा है कि किस तरीके से आपने सिर्फ एक ट्रांसफर स्टिफनर दिया था तो किस तरीके से देखिए आपकी वेब बकल कर गई है। क्लियर है ना आपको? तो ये अब उसकी डिटेल है जो मैंने आपको समझाया। कहता है फिगर 1 में द स्टिफनर्स हैव रिमेन्ड स्ट्रेट, आपके पास स्टिफनर्स देखें, कहता है कि समहाउ स्ट्रेट रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, स्टिफनर्स आपके पास बकल नहीं हुए। जबकि फिगर 2 में देखें आप, ये फिगर 2 है आपके पास, इसमें आपका स्टिफनर भी फेल हो गया। इन फिगर 2 द स्टिफनर हैज फेल्ड एंड हैज बीन अनेबल टू लिमिट द बकलिंग टू द एडजेसेंट सब पैनल्स ऑफ द गर्डर। इंस्टेड the buckle has run through the stiffener position extending over both panels. Consequently, significant reduction in the failure load of the girder occurred. However, in figure 1, one can also see the effect of aspect ratio. Greater AI by H, less K and small f critical. तो कहते हैं कि यहाँ पे देखें, अगरचे कहता है कि इन स्टिफनर्स ने, ये वाले स्टिफनर और ये वाले दो स्टिफनर थे, तो एक तो ये है कि ये वाला जो आपका पैनल था वो बिल्कुल अनइफेक्टेड रहा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी ये वाली बकलिंग जो है वो स्टिफनर को या आगे स्टिफनर को भी ये इफेक्ट नहीं कर सकी और आगे भी कंटिन्यू नहीं हो सकी, ठीक है। जबकि कहता है कि इस केस में आपका देखें कि आपकी ये बकलिंग जो है वो स्टिफनर भी उसको नहीं रोक सका, स्टिफनर खुद भी बकल हो गया और वो अगले वाले एडजेसेंट पैनल को भी उसने मुतासर किया। तो सारे का सारा आपका यहाँ पे वेब जो था वो क्या हो गया, वो बकल आउट हो गया, सही है। इस फिगर से मेरा ख्याल है आपको ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए, वेब बकलिंग क्या चीज़ है और ये ए क्या चीज़ था, एच क्या चीज़ था, थिकनेस क्या चीज़ थी, ठीक है। फर्दर कहते हैं द स्टिफनर मस्ट बी ऑफ एडुकेट रिजिडिटी, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेब टू प्रिवेंट वेब बकलिंग। क्या है कि आपके पास जिस डायरेक्शन में आपके पास वेब है उसके परपेंडिकुलरली कहता है कि आपका स्टिफनर इतना रिजिड होना चाहिए कि वो वेब बकल को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। यानी ये एक तरह से आपको आउट ऑफ प्लेन की बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ प्लेन में भी उसको इतना रिजिड होना चाहिए कि बाहर की तरफ वो उसको निकलने से रोक सके। This condition is satisfied provided the stiffener has a second moment of inertia is that satisfies the following empirical formula। कहते हैं आपका second moment of inertia जो है वो जो है इस फार्मूले से आप जब उसको डिटरमिन करेंगे 2.5 h t क्यूब इंटू h बाई a माइनस 0.7 a बाई h। कहते हैं इस किस केस में कि आपका a जो है वो या तो h से लेस देन हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपका डेफिनेटली देखें a आपका इधर से लेकर इधर तक है, ठीक है। तो a आपका ये है और h आपका इधर से इधर तक है। देखिए कौन सी चीज बड़ी है, a आपका बड़ा है, ठीक है। तो डेट्स वाई आपके पास यहाँ पे बकलिंग आ गई वेब में। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो आपका a देखें ये है, ठीक है, a आपका छोटा है और h आपका बड़ा है, इस केस में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो दैट्स वाई कहते हैं योर a शुड बी लेस देन और इक्वल टू h। अच्छा जी, AISC LRFD क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिफनर इज ए टी क्यूब इंटू जे। अब ए भी आपको पता है क्या है, टी आपको पता है क्या है, ए आपके पास पैनल की लेंथ है, टी आपके पास वेब की थिकनेस है, जे आपके पास क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है। और कहते हैं जे आपके पास 0.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो इसको इधर पुट करें तो आपके पास ये जनरल फार्मूला बन जाता है और ये कहता है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 ए इंटू टी ऑफ वेब का क्यूब, सही है। सिंपल फार्मूला है, मेरा ख्याल है आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में ये चीजें समझी होंगी। ट्रांसवर्स स्टिफनेस स्पेसिंग कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए हम ऐसा ऐसा डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि अब देखिए आप वो स्पेसिंग की तरफ जा रहे हैं कि ट्रांसवर्स स्टिफनेस को एक दूसरे से कितने फासले पर होना चाहिए ताकि आपके पास वेब में बकलिंग ना आए। तो कहते हैं कि आपके पास ये जो पैनल की लेंथ है वो किस चीज के इक्वल है, उसका ये फार्मूला है
किस केस में कि जब आपके पास h/t 523 से ग्रेटर हो। लेकिन अगर कहता है h/t 523 से कम हो लेकिन 418 से ज्यादा हो तो फिर आपके पास पैनल की लेंथ इस फार्मूला से आएगी। ठीक है, फार्मूलाज मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इसमें बड़ी वाली चीज है नहीं है, कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं है। ठीक है, तो पीछे हमने एक चीज पढ़ी थी टेंशन फील्ड एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको जरा सा पीछे ले जाऊं और मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, आई गेस यहाँ पे होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे ये देखें आपके पास जब हम ट्रांसफर स्टिफनेस को डिस्कस कर रहे थे तो कहते हैं टू प्रोवाइड एंकरेज फॉर दी टेंशन फील्ड। सही है, तो वो टेंशन फील्ड क्या चीज़ है उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये वेब है। ठीक है, ये आपके पास पूरे का पूरा प्लेट गर्डर है, ये टॉप फ्लेन जो कि कंप्रेशन में, ये बॉटम फ्लेन जो कि टेंशन में, और ये आपके पास वेब है जिसके ऊपर शेयर फोर्स ऊपर से लोड लग रहा है। ठीक है, ये देखें आपके पास जिस तरह मैंने आपको पावर पॉइंट में एक पैनल ड्रॉ करके दिए थे, याद है आपको, ये वो पैनल है। ये देखिए अगर एक फेस पे आपके पास डाउनवर्ड शेयर है तो दूसरे फेस पे आपके पास उसकी रेजिस्टिंग अपवर्ड होगी। ठीक है, और अगर ये देखें ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड आपके पास क्लॉकवाइज एक कपल या मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो फिर दूसरे दो फेसेस पे एंटी क्लॉकवाइज जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल शेयर है। तो कहते हैं कि इन शेयर्स की वजह से कहते हैं आपके पास जो वेब है जो कि बहुत पतला है, तो देखें उसमें इस किस्म की डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ये आपको नजर आ रही है, ये देखें ये वाला पैनल, बेसिकली ये वो चीज़ है आपके पास, ये पैनल है आपके पास कि आपके पास जो डिफॉर्मेशन होगी, शेयर डिफॉर्मेशन या वेब बकलिंग, वो इस किस्म की हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं चले थ्योरी देख लेते हैं पहले। द रिजल्टिंग शेयर स्ट्रेसेस ऑन एन एलिमेंट ऑफ अ वेब आर इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको अच्छी तरह याद है और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था पीआरसी जब मैं आपको पढ़ा रहा था। मोहर सर्कल मैंने आपको याद करवाया था, मुझे अभी भी याद है कि मोहर सर्कल में आपने प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे फाइंड किए थे। वो प्लेन के जहाँ पे आपके पास जीरो शेयर स्ट्रेसेस है उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही होते हैं। तो कहते हैं कि एक एलिमेंट जो आपने लिया है इस पे अगर कहते हैं कि आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि वो क्या है, इक्विवेलेंट टू शेयर स्ट्रेसेस जो है वो इस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को। और ये मेरा ख्याल है मैंने आपको समझाया भी था, आपको याद है कि नहीं, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। अच्छा जी, तो ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको समझाया था, याद है, ये डायग्राम मैंने आपको समझाई थी। इसको मैंने आपके लिए फर्दर इलस्ट्रेट कर लिया है, फर्दर इसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखें ये एरो और ये एरो इस पॉइंट को, ये देखें ये वाला एरो जो है इस पॉइंट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा ना, और ये वाला एरो इस पॉइंट को राइट फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये एरो इस पॉइंट को लेफ्टवर्ड और ये एरो इस पॉइंट को डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एरो इसको देखो पुश कर रहा है, तो ये इसको अपवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ जहाँ पे आपको ये देखें कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, इन दो की वजह से ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट बाहर आ गए। ठीक है, और ये वाले दोनों पॉइंट अंदर चले गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस शेयर की वजह से, ये जो शेयर की अरेंजमेंट है, इस शेयर की अरेंजमेंट की वजह से आपके पास एक इफेक्ट लग रहा है कि इस डायगोनल में आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं और इस डायगोनल में आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। देखिए कंप्रेशन और टेंशन किसे कहते हैं, कंप्रेशन आपके पास दबाव को कहते हैं कि आपके पास लेंथ कम हो रही है, ठीक है, करीब आ रहे हैं। तो देखिए ये दो पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें, ये आपस में करीब हो गए, और इन दो पॉइंट्स को देखें ये दूर हो गए हैं। सही है, तो आपके पास इक्विवेलेंट टेंशन और कंप्रेशन इसमें जनरेट हो गई है। अब इसी टेंशन और कंप्रेशन को अगर मैं आपके पास
पहली वाली डायग्राम के ऊपर प्लॉट करूँ तो देखें ये वही आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उस शेयर की वजह से वो जो देखिए शेयर स्ट्रेसेस थे उसके अगेंस्ट मैंने इक्विवेलेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इसके ऊपर अप्लाई कर दिए कि उन शेयर का मतलब ये है कि इस डायगोनल के ऊपर मेरे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं और इस डायगोनल के ऊपर मेरे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गए। और अगर मैं क्या कहूं, अगर मैं आपके पास इस एलिमेंट को ही रोटेट कर लूं, ये तो मैंने एक वर्टिकल एलिमेंट लिया था, अगर मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूं, ये देखें आपके पास ये बिल्कुल एट द फेस बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, याद है आपको नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या थे? ये आपके पास बिल्कुल देखें नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरेट हो गए इसके ऊपर। अब इस एलिमेंट में आपके पास टेंशन आ रही है, तो टेंशन जिस डायरेक्शन में होती है आपको पता है कि क्रैक बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होता है, तो आपके पास ये क्रैक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस क्रैक को मैं जरा आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आए, ये क्रैक है आपके पास। तो इस तरीके से टेंसाइल क्रैक आपके पास जनरेट हो जाएगा आपकी उसमें क्या कहते हैं इस एलिमेंट में, ठीक है। और ये देखिए ये क्रैक किस डायरेक्शन किस एंगल पे है, तकरीबन 45 डिग्री पे, तो इसके लिए आपके पास जो शेयर क्रैक्स होते हैं वो 45 डिग्री पे होते हैं इंक्लाइंड। तो ये वो सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये सारी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो आते हैं वहीं पे जहां से स्टार्ट लिया था, ये वो सब कुछ है जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया है, वन टेंसाइल एंड वन कंप्रेसिव, ठीक है। तो अभी मैंने आपको तोते मैना की तरह दोबारा से बहुत डिटेल में जो है तो वो समझा दिया कैसे एक टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस है और एक कंप्रेसिव प्रिंसिपल स्ट्रेस है एट 45 टू दी शेयर स्ट्रेस। तो याद है आपको, ये देखिए ये शेयर स्ट्रेस है और वो 45 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रहे थे। क्लियर हो गया ना आपको? नाउ वंस अ वेब पैनल हैज बकल्ड इन शेयर, एक दफा कहते हैं आपका जो वेब पैनल है वो शेयर में बकल हो जाए, इट लूजेस इट्स रेजिस्टेंस टू कैरी एडिशनल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो कहते हैं कि फिर वो एडिशनल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लेने में वो हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। वो एडिशनल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी बकल हो चुका है। अच्छा ये कंप्रेसिव की बात हो रही है, टेंसाइल की नहीं हो रही, आप लोग प्लीज इस चीज में कंफ्यूज ना हो, सही है। ऑन दी अदर हैंड टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस कंटिन्यू, अच्छा देखिए वो बात आ भी गई है, अभी मैं आपको समझा रहा था कि टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन स्ट्रेन इन द डायगोनल डायरेक्शन, कि आपके पास वेब ने जो है तो कंप्रेसिव लेना छोड़ दिए, जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है वो कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन स्ट्रेन, ठीक है, इन द डायगोनल डायरेक्शन। तो आपके पास स्ट्रेन को इंक्रीज कर रहे हैं डायगोनल डायरेक्शन में। डायगोनल मैंने आपको क्यों कहा, अभी मैंने आपको जो रेक्टेंगल समझाया है आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, ये देखें ये इसकी बात हो रही है, ये इसकी, ये देखें कि इस कंप्रेशन में उसने लोड लेना छोड़ दिए, लेकिन ये वाला जो है कहता है ये स्ट्रेन आपके पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, डायगोनल टेंशन, सही है। सच अ पैनल हैज अ कंसिडरेबल पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ, कहते हैं कि इस पैनल की काफी पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ है, सिंस इंक्रीज इन टेंशन इज लिमिटेड ओनली बाय यील्ड स्ट्रेस, कहते हैं कि टेंशन तब आपके पास लिमिट होगी जब आपके पास यील्ड स्ट्रेस अटेन होगा, तब तक आपके पास वो टेंसाइल स्ट्रेसेस लेता रहेगा। फर्दर इसको कहते हैं कि इन दिस पोस्ट बकलिंग रेंज, इस बकलिंग के बाद की रेंज में जिसमें आपके पास उसने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लेना छोड़ दिए लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस ले रहे हैं, A new load carrying mechanism is developed, एक नया लोड कैरिंग मैकेनिज्म डेवलप हो गया बकल होने के बाद, whereby any additional shear load is carried by an inclined tensile membrane stress field। तो अब आप इंक्लाइंड को तो समझ गए ना, ठीक है, मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया है कि एडिशनल शेयर लोड अब आपके पास इस इंक्लाइंड टेंसाइल मेम्ब्रेन स्ट्रेस फील्ड ने लेना शुरू कर दिया। कंप्रेसिव कहाँ गया, कंप्रेसिव लोड उसने लेना छोड़ दिए, इस मेम्ब्रेन में अब सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, और ये जो आपके पास ये टेंसाइल मेम्ब्रेन स्ट्रेस फील्ड है, ये आपके पास जो आपके पास शेयर लोड होगा एडिशनल उसको लेगा, ठीक है। दिस टेंशन फील्ड एंकर्स अगेंस्ट द टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेस एंड अगेंस्ट द ट्रांसवर्स स्टिफनेस ऑन ईदर साइड ऑफ द वेब पैनल, ठीक है। ये जो आपके पास टेंशन फील्ड एंकर है, ये भी मैंने आपको रेक्टेंगल दिखाया कि आपके पास डायगोनली जो टेंशन जनरेट होती है, ठीक है। ये कहते हैं एंकर्स अगेंस्ट द टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेस, ये टॉप और बॉटम फ्लेंजेस को एंकर कर लेता है, ठीक है। एंड अगेंस्ट द ट्रांसफर स्टिफनेस, और जो आपने ट्रांसफर स्टिफनेस प्रोवाइड की होती है दोनों साइड पे वेब के, उसके अगेंस्ट एंकर कर लेता है, ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं, गिरफ्त कर लेते हैं। द लोड कैरिंग एक्शन ऑफ द प्लेट गर्डर देन बिकम्स सिमिलर टू दैट ऑफ एन ट्रस, ठीक है, कि इस वक्त आपके पास जो प्लेट गर्डर बन जाता है वो क्या हो जाता है,
एंट्रस। अब आप कहेंगे कि एंट्रस क्या होता है, तो एंट्रस हम आगे इंशाल्लाह समझते हैं, जहां जहां पे चीजें आती जाएंगी मैं आपको वहां पे समझाता जाऊंगा। एंट्रस अपने जहन में रखें, ठीक है। इन द ये चले पहले एंट्रस पे चलते हैं, आपको वही समझा देता हूं, फिर आप कहेंगे कि ये देखें, ये आपके पास एक टिपिकल एंट्रस है, ठीक है। ये देखिए नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है बी, टिपिकल एंट्रस फॉर कंपैरिजन। आपके पास कंपैरिजन के लिए कहता है कि मैंने एक टिपिकल एंट्रस शो की हुई है। ये देखें, ये आपके पास टाइज हैं, ये जो डायगनल है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। ये आपके पास कॉर्ड्स और बूम्स देखें, टॉप पे और बॉटम पे है, ठीक है। और ये वर्टिकल आपके पास क्या है, स्ट्रट्स हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास लोड ऊपर से अप्लाई हो रहा है। आपको पता है ट्रस में हमेशा जो है तो वो जॉइंट्स के ऊपर ही लोड्स होते हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि आपके पास प्लेट गर्डर जो है वो फिर एज दिस एंड ट्रस एक्ट करते हैं। अब कैसे एक्ट करता है वो उधर ही आपको मैं समझाता हूँ। देखें, ये यहां तक था ना, ये देखिए यहाँ पे इसने एंड ट्रस का है। अभी अगली स्लाइड पे आपको उस ट्रस के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। इन द पोस्ट बकलिंग रेंज, जब बकल हो जाता है उसके बाद, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेब प्लेट्स इज एनालॉगस टू दैट ऑफ द डायगोनल टाई बार्स इन द ट्रस। अभी आपने वो डायगोनल टाई बार देखी है ना, तो कहते हैं वेब प्लेट्स जो हैं तो वो उस टाई बार्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। ये देखें, phases of behavior up to collapse of a typical panel in shear। आपके पास कहता है कि एक प्लेट गर्डर का पैनल था और उसको हमने shear में फेल किया, लेकिन उसके कितने फेजेस थे प्रायर टू बकलिंग। इनिशियली जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। पोस्ट बकलिंग, फिर क्या हुआ कि आपका जो वेब था वो shear में बकल कर गया, उस वक्त क्या हुआ, और फिर कोलैप्स आपके पास हो गया। तो ये देखें, ये आपके पास ओरिजिनल केस है, ओरिजिनल केस है। आपके पास ये शेयर आप जहन में रखे, देखिए एक फेस पे अगर अपवर्ड है तो दूसरे फेस पे डाउनवर्ड है, तो ये आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या टॉर्क जनरेट सॉरी कपल जनरेट हो रहा है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो इधर राइट वर्ड और इधर लेफ्ट वर्ड। ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है ना। कहते हैं कि यहाँ पे आपने एक एलिमेंट लिया और उसके ऊपर जब आपने इक्विवेलेंट वो फाइंड किए, क्या कहते हैं उसको, अपना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो 135 डिग्री के ऊपर उसके ऊपर वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे थे, सही है। अब कहते हैं कि इसके ऊपर लोड्स बढ़े और इसके अंदर बकलिंग आ गई, वेब के अंदर, वेब के अंदर बकलिंग आ गई और आपके पास ये चीज जनरेट होगी, टेंशन फील्ड। टेंशन फील्ड में देखें आपके पास जो टेंसाइल डायगनल है, देखें यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, वो मैंने जिस तरह आपको ये देखें यहाँ पे बताया था, ये देखें यहाँ पे भी इस डायगनल में भी आपके पास टेंशन है और इस डायगनल, तो इस कॉर्नर में भी इस कॉर्नर में भी, तो यहाँ पे आपके पास टेंसाइल फील्ड जनरेट हो रही है, जबकि कंप्रेशन में वो नहीं वो कर ले रहा लोड। देखें ये कंप्रेसिव साइड देखें, और ये, ठीक है। तो आपके पास टेंशन में आपके पास एक फील्ड बनी हुई है, फोर्सेस ट्रांसफर हो रही हैं और आपके पास बकलिंग के बाद ये मैकेनिज्म हो गया। इसमें भी देखें, इस फेज पे अपवर्ड, इस फेज पे डाउनवर्ड, तो एक मूवमेंट है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे राइट वर्ड, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट है और इस एलिमेंट में देखें आपके पास टेंशन जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसका एंगल है फाई, यहाँ पे एंगल आपको नोन था, यहाँ पे एंगल फाई है जो कि नोन नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके बकलिंग स्ट्रेट के ऊपर। फिर जनाब आपके पास ये लोड इंक्रीज होता गया होता गया होता गया, और क्या हुआ, ये देखिए जहां पे आपके पास ये है टेंसाइल फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास और यहाँ पे देखें आपके पास प्लास्टिक हिंजेस जनरेट होना शुरू हो गई, किस चीज में, फ्लेंज में। और आपके पास ये देखिए एलोंगेशन आना शुरू हो गई और आपका जो गर्डर है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो डायगनल्स हैं इनको वो कहते हैं कि ये वो टाइस की तरह हैं, जो ट्रस एंड ट्रस मैंने अभी आपको दिखाई उसमें जो टाइज हैं उसकी तरह, ठीक है। ये देखें टाइज आपको नजर आ रही है, डायगनल कहते हैं इनकी तरह आपके पास ये एक्ट करता है, ठीक है, इसमें टेंशन होती है। तो आगे पढ़ते हैं, द लोड कैरिंग एक्शन ऑफ द प्लेट गर्डर देन बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ एंट्रस। इन द पोस्ट बकलिंग रेंज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेब प्लेट्स इज एनालॉगस टू दैट ऑफ द डायगोनल टाई बार्स इन द ट्रस। ये हमने पीछे भी पढ़ा, इसने फिर कह दिया है कि वेब प्लेट्स की जो वो है रेजिस्टेंस है वो टाई बार्स की तरह, ये टाई बार्स हैं और इनकी तरह आपका जो वेब प्लेट है वो एक्ट करती है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे वेब प्लेट्स होती है वो क्या होती है, बेकार हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती, वो लोड नहीं ले रही होती।
ये आप देखें उसको इक्विवेलेंट टेंशन फील्ड एक्शन इन इंडिविजुअल सब पैनल्स ऑफ ए गर्डर विथ ट्रांसवर्स स्टिफनेस, ये आपको वो शो कर रहे हैं। ठीक है कि किस तरह आपके पास प्लेट गर्डर में होता है। देखें ये आपके पास टेंशन फील्ड्स हैं सारी, टिपिकल टेंशन फील्ड इन प्लेट गर्डर, सही है। ये आपके पास वो स्टिफनर्स हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर्स देखे हुए ना आपने। ये आपके पास बॉटम फ्लेंज, ये आपके पास टॉप फ्लेंज, तो इसलिए इसको उन्होंने कहा कि ये सिमिलर टू एंट्रस है। फर्दर टेंशन फील्ड को वो एलेबोरेट करता है, कहता है ये आपके पास बिफोर बकलिंग का स्टेट है जिसमें 45 डिग्री के ऊपर आप वो करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। और ये आपके पास पोस्ट बकलिंग का है, ठीक है, जिसमें आपके पास टेंशन फील्ड जनरेट हो गई है। ये एरोज देखे नजर आ रहे हैं। मैंने वैसे इस पावर पॉइंट में आपको ये चीज़ काफ़ी डिटेल में समझाई हुई है, तो इसलिए आपको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। वी टी इज इक्वल टू टी साइन फाई। फाई आपको पता है कि क्या चीज़ है। फाई आपके पास ये एंगल है, ये देखें, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया, सही है। हॉरिजॉन्टल के साथ इस टेंशन फील्ड का जो एंगल है उसको क्या कहते हैं, फाई। ठीक हो गया। सो टेंशन फील्ड की में जो शेयर है वो टी साइन फाई के बराबर होगा। वी टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू एच टी कॉस फाई इंटू साइन फाई। ये आपके पास फार्मूलाज हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सिंपल फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ की हुई है। टी इज इक्वल टू एफ टी एच टी कॉस फाई, ठीक है, ये टी की वैल्यू है। और फिर इसका साइन कंपोनेंट जब आप लेंगे, यानी देखें ये जो आपके पास वैल्यू है ये है टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन है टी, ये उसकी वैल्यू है। और फिर टेंशन का देखें ये कॉस कंपोनेंट है, तो उसको उन्होंने, ये देखिए फाई है ना, तो फाई के सामने वाला एंगल आपके पास साइन कंपोनेंट होगा, तो ये साइन कंपोनेंट जो आपके पास है वो वी टी है। ठीक है, और इसमें कोई कॉस और फाई जब इकट्ठे होते हैं तो साइन टू फाई हो जाता है, हाफ इंटू साइन टू फाई। तो ये वही आपकी फर्स्ट ईयर की आई थिंक मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। चलें आगे। फिर ये वही फार्मूलाज कंटिन्यू हैं कि वी टी वाई इज इक्वल टू हाफ एफ वाई एच टी विच इज इक्वल टू एफ वाई, वी वाई इज इक्वल टू एफ वी वाई एच टी विच इज इक्वल टू एफ वी वाई, वी टी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी वाई विच इज इक्वल टू 0.87 वी वाई, वी यू इज इक्वल टू वी क्रिटिकल प्लस वी टी, वी यू इज इक्वल टू फिर उसकी वैल्यूज आपने पुट की। ये सारे फार्मूलाज अब आगे डिज़ाइन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप इधर परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। ये जब हम डिज़ाइन में जाएंगे तो उधर आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। फिर ये बी ई वो जो हमने इफेक्टिव वेट कहा था कि वहां तक आप इसको लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ सॉरी। तो ये देखें ये बी ई के टेंशन फील्ड की डेप्थ कितनी होगी, ठीक है, तो उसका अपना फार्मूला है एच और ए की बेस पे। फिर वी टी में आपने बी ई को यूज़ किया, तो ये वही ज्योमेट्री है, इसमें किसी चीज़ की मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फाई अगेन आपके पास टेंशन फील्ड का एंगल है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और कोई चीज़ इसमें मैं देखता हूँ कि कोई हो जो मुझे एक्सप्लेन करनी हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। 2 फाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, 2 फाई इज इक्वल टू थीटा, और थीटा उसने बता दिया आपको। ये देखिए फाई आपके पास एंगल है किसका, टेंशन फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जबकि थीटा आपके पास इस डायगनल इस डायगनल का एंगल है। ठीक है, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को जब आप मिलाएं और आपके पास जो डायगनल बनता है उसका एंगल है थीटा। तो कहते हैं कि थीटा 2 टाइम्स फाई के बराबर होता है। ये मजीद फार्मूलाज हैं टेंशन फील्ड के लिए। ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। वर्टिकल एक्सिस पे देखें आपके पास है F1 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास F2। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे जब आपके पास है तो F2 इज इक्वल टू Fy, नजर आ रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे हैं तो आपके पास F1 इज इक्वल टू Fy,
सही हो गया। यहां पर जब आप हैं कहीं पे, यहां पे कहीं पर आप हैं, ठीक है, तो आपके पास एफ वाई डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी एफ वाई डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री। ये कौन सी पॉइंट है, ये देखिए, ये जो आपको ये लाइन शो कर रही है यहाँ पे आपके पास ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। फिर यहाँ पे आप आ गए थर्ड में, तो वही वाला एफ टू इज इक्वल टू एफ वाई, और फोर्थ में आप आ गए तो वही एफ वन इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, ये देखें, आपके पास यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में आपके पास टेंशन जनरेट हो रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास कंप्रेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, ये आपके पास जीरो है, जीरो जीरो, जीरो से इस तरफ आपके पास टेंशन है और जीरो से इस तरफ आपके पास कंप्रेशन है। और मिसाल देखें यहाँ पे कि यहाँ पे एफ टू इज इक्वल टू एफ वाई टेंशन में है, जीरो से राइट तरफ, और जीरो से लेफ्ट तरफ माइनस में जब आप जाएंगे तो एफ टू आपके पास कंप्रेशन में है। सिमिलरली ऊपर जब आप जाएंगे तो अब प्लस में आपके पास टेंशन है, एफ वन जो है तो एफ वाई के ऊपर टेंशन में, और नीचे जब आप आएंगे माइनस में तो एफ वन इज इक्वल टू एफ वाई कंप्रेशन में। ठीक है, मेरा ख्याल है मोहर सर्कल आपने पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, उसको आपने समझा होगा, सिग्मा वन सिग्मा थ्री वो क्या चीज़ें हैं, आपको समझ आती होगी। इस चीज़ की नहीं आती तो काइंडली जाकर दोबारा से मोहर सर्कल एक दफ़ा पढ़ लें, ये फार्मूलाज देख लें, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हो तो आप LMS में क्वेरी सेशन में डाल दें, मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। ये टेंशन फील्ड एक्शन आपके पास ये इक्वेशंस बनती गई जिसमें देखें एफ पी वाई है, एफ वी क्रिटिकल है, एफ वाई है, वही चीज़ें जो है तो वो आ रही हैं। इन इलास्टिक एंड स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज है। कोड की इक्वेशंस डिराइव फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन 1 2 एंड 3 है। देखें बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं जिसमें आपके पास सी वी आखिर में आ रहा है। इसमें देखें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक इक्वेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बीच वाली, एफ यू इन शेयर इज इक्वल टू एफ शेयर यील्डिंग इज इन टू एफ वी, वी आपके पास शेयर है, सी आर क्रिटिकल है, वाई आपके पास यील्डिंग है, एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ, एफ वी वाई यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर, एफ वी क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस, एफ यू वाई यील्ड शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें कोई ए बाई एच आपके पास पैनल की एस्पेक्ट रेशियो है, ये आपके पास उसकी लेंथ ऑफ द पैनल है और एच उसकी हाइट ऑफ द पैनल है। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं, बड़े बड़े फार्मूलाज हैं, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। जो कॉन्सेप्ट था एक्सप्लेन करने का वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल में आप लोगों के गोश गुजार कर दिया। ये मजीद LRFD की इक्वेशन है आपके पास, जिसमें अब आपके पास K की वैल्यू आ गई है। ये देखें, जो हम K पीछे पढ़ रहे थे ना कि जैसे जैसे आप A को कम करते हैं आपके पास K ज़्यादा होता है। तो देखें A बाई एच आपके पास ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो K देखें आपके पास कैसे एकदम से कम हुआ एक्सपोनेंशियली। आजकल कोरोना वायरस का हुआ है तो आपने एक्सपोनेंशियल का नाम बहुत सुना होगा, ये है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। कोरोना का तो अल्लाह माफ़ करके कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है ना, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है कि A बाई एच अगर आपने उसकी लेंथ को ज़्यादा किया तो आपके पास K की इफेक्टिवनेस देखिए कैसे कम होती 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 बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ठीक है। और ये आपके पास LRFD की इक्वेशंस हैं, Vn की एफ वाई इंटू ए डब्ल्यू है, एच बाई टी की लिमिट्स हैं, फिर Vn आपके पास ये चीज़ है, सी वी इधर आपके पास आ गया कोफिशेंट, और सी वी क्या चीज़ है उसके लिए इक्वेशंस भी गिवन है डिपेंडिंग अपॉन योर एच बाई टी। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड शेयर ऑफ वेब्स। अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन में भूल ही गया कि टाइम कंस्टेंट भी होता है, 45 मिनट होने वाले हैं और फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं जल्दी से इसको बंद करता हूँ। दूसरी साइज़ में इंशाल्लाह कंबाइंड बेंडिंग और शेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी।